यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। दर्शकों, आज सभी का यूसीएन बुद्धा में स्वागत है और आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक मेहमान हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं। उनका नाम है जितेंद्र जिदांशु जी है। वो स्वयं एक पत्रकार है जो सदीनामा नाम का उनका जो पोर्टल है वो भी चलता है और एक प्रकाशन संस्था भी उनकी सदीनामा प्रकाशन संस्था है। तो आज हमने उनको इस बात के लिए बुलाया है क्योंकि उन्होंने एक जोगेंद्र नाथ मंडल जी पे एक नई किताब प्रकाशित की है जो काफ़ी मेहनत का काम है और प्राइमरी सोर्स है। तो उस किताब के बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं जितेंद्र जिदांशु जी। सर, आपका तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा यूसीएन के सभी दर्शकों को नमस्कार है। और जैसा कि एंकर बता रहे हैं, ये वाकई में जोगेंद्र नाथ मंडल पर प्राइमरी सोर्स की किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइमरी सोर्स पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब बाद में नैरेटिव्स बनते हैं और नैरेटिव्स के बाद में कट पेस्ट होती हैं और उसके बाद एक किताब फिर दूसरी भाषा फिर तीसरी भाषा में, तो एक ऐसा नैरेटिव तैयार होता है जो मूल चीज़ उसमें दब जाती है जी। तो मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए जिनकी अहम भूमिका थी, ऐसा वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है। हम उसको प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, जो आने वाले रिसर्चर है, जो पत्रकार है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, पहले तो मैं आपको यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें जोगेंद्र नाथ मंडल पे काम करना है। ये जोगेंद्र नाथ मंडल के प्राइमरी सोर्स जो है इस किताब पर काम करना है, तो ऐसी प्रेरणा कब मिली? क्यों ऐसा आपको लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए? देखिए, पिछले 20 साल से मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बंगाल जब ये कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई जातिवाद है नहीं, हमने गांव-गांव जाके पिछले 20 साल में अपने दोस्तों के साथ जब हम लोगों ने जगह जगह गए तो पता चला कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह से ज़्यादा रिफाइंड और क्रूअल जातिवाद है। बहुत रिफाइंड है, लेकिन जो फील करता है उसको पता है। तो ये करने के क्रम में हम बंगाल में गांव-गांव घूमते रहे, अलग अलग जगह गए। हमें कलकत्ते में एक जगह पता चला कि यहाँ जोगेंद्र नाथ मंडल रहते थे। और रहते थे तो हमने अपने दोस्तों के साथ हम किसी तरह खोजते खोजते इनके बेटे के पास पहुँचे, जगदीश मंडल जी के पास। जगदीश मंडल जी से हम लोगों ने 10 साल पहले संपर्क किया। उन्होंने जो बताया और जो दूसरे लोग बता रहे थे वो एक नहीं था। बिल्कुल। इवन जो दलित साहित्यकार जो काम कर रहे थे, दलित साहित्यकार संस्थाएं जो काम कर रही थी, वो जगदीश मंडल के भर्सन से मेल नहीं खा रहा था। तो बीच में हमें ये पता चला कि जगदीश मंडल ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र से कोई आके वो जोगेंद्र नाथ मंडल पर काम करने के लिए उन जोगेंद्र नाथ मंडल पर जो मटेरियल था वो उन्होंने यूज किया है। मुझे बोलते कोई हिचक नहीं, आप भी जानते हैं। वो संजय गजभिये साहब थे। और फिर मुझे लगा कि मैंने वो किताब पढ़ी। पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो चीज मैं सोच पा रहा हूँ वो साइड हो जा रही है। मैं क्या सोच पा रहा हूँ? पूरे आजादी की लड़ाई में, पूरी आज़ादी की लड़ाई में आपने जिस बात को मार्क किया, बिल्कुल, वो बहुत स्टार्टिंग और फोकस और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान सभा में बाबा साहेब को महाराष्ट्र ने नहीं भेजा। बिल्कुल। भेजा किसने? बंगाल ने भेजा, जोगेंद्र नाथ मंडल ने भेजा। अब लोग कह रहे हैं कि साहब जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहाँ भेजा? वो तो मुस्लिम लीग ने भेजा। ये जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल में एक बहुत बड़े राइटर ने एक किताब लिखी, बंगला में है, बारिशाले जोगेंद्र मंडल।
उस किताब को, उपन्यास को मैंने पढ़ा। ओके। तो ये समझ में आया मेरे में कि जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में जो अंधेरा है वो रिसर्चर्स भी दूर नहीं कर रहे हैं, नैरेटिव्स भी नहीं हो रहे हैं। तब मैंने तय किया कि मैं इस पर काम करूंगा। देन स्टार्टेड। ओके ओके सर, यहाँ पर मैं पहुंचा। ओके ओके सर, ये तो मैंने हमारे दर्शकों को भी बताया है कि ये प्राइमरी सोर्स है, तो ये इकट्ठा करने में आपको तो काफ़ी कठिनाई होगा, क्योंकि बंगाली में वो साहित्य था पहले, तो उसको हिंदी में लाना भी एक कठिनाई भरा काम होता है। आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मैं जब जस्ट जवान हो रहा था तो मेरे फादर, मुझको जूट मिल में काम करते थे मेरे फादर, मुझे ले गए थे। तो मैंने वहाँ पर बंगला पढ़ी। ओके। तो बंगला पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि वो उपन्यास है, वो हिस्टोरिकल नहीं लेकिन उपन्यास है, बारिशाल जोगेंद्र मंडल, बारिश उसका नाम ही है, बारिशाल चूंकि इनके घर का जगह का नाम था। वो मैंने पढ़ा। फिर मैं जगदीश जी से मिला तो उनकी 10 किताबें मैंने वहां से ली। ओके। 10 किताबें। और 10 किताबें लेने के बाद में इसी बीच में कोरोना आ गया। ओके। जगदीश मंडल साहब नहीं रहे। अब मेरा जो उनसे उठना बैठना था, जाना आना था, वो गड़बड़ाने लगा। ओके। फिर बाद में उनके नाती से बात हुई, अभिजीत मंडल से बात हुई। मुझे लगा कि मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है उसको मैं पहले करूं। बिल्कुल। क्योंकि यहीं से सारे नैरेटिव्स हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसमें लिखा भी है। मैंने पीरियड लिया है, वो पीरियड 1945 से 47 के बीच का पीरियड है, जिसमें जोगेंद्र मंडल बंगाल की मिनिस्ट्री में कानून मंत्री थे। जो सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री थी उसके कानून मंत्री थे। तो ये पोर्शन अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार की 1946 की थी। 5 आदमी मुस्लिम लीग की तरफ से थे, 4 मुसलमान थे मान लीजिए, और एक ये थे। ये इसलिए नहीं थे कि मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ये इसलिए थे कि ये इतने योग्य थे और इनका बड़ा काम था। देखिए, अनडिवाइडेड जो बंगाल है वो बहुत बड़ा है। और 2 चीजें मैं आपको बड़ी मार्के की बताऊं। टोटल नेशनल पॉलिटिक्स में 2 लोगों को मैं मार्क कर सकता हूं, जिन्होंने कांग्रेस के पैरेलल पार्टी बनाई और पूरे देश में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। कैंडिडेट्स जीते तो बंगाल से। जैसे अंबेडकर साहब यहां से हारे, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल वहां से बचे। ऐसे ही चितरंजन दास ने, देश बंधु चितरंजन दास ने पार्टी बनाई, उसका नाम था स्वराज पार्टी। और जिस तरीके से आज हम जोगेंद्र मंडल को अंबेडकर साहब से जोड़ सकते हैं, सेम पैटर्न आप चितरंजन दास के साथ सुभाष चंद्र बोस को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही नहीं, जब सेकंड कमांड आती है, इवन अभी मैं 2 दिन पहले एक सेमिनार में था और सुभाष चंद्र बोस के परिवार से एक जन से बात हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस चितरंजन दास की वाइफ को मां बोल के चिट्ठी लिखते थे। और पॉलिटिकली जिस पार्टी से बिलोंग करते थे, जीते, उसमें बाद में सुभाष भी जुटे, उसमें मोतीलाल नेहरू भी थे। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जब चेयरमैन बनाए गए चितरंजन दास, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो सुभाष बोस थे। तो मैं इस बात को विजुलाइज करता हूं कि जो आप जैसे 33% रिजर्वेशन ले लीजिए, SC/ST के हॉस्टल्स ले लीजिए, दूसरी सुविधाएं लीजिए, बहुत उपात की बात है, लेकिन जो इनिशियल जो चीज है वो जोगेंद्र मंडल से शुरू होती है। मुझे बोलते हो कोई हिचक नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई आपको शर्म किस बात की, किस बात की शर्म है? जो फैक्ट्स है, जो बेसिक फैक्ट्स है, आप उसको बताइए ना। बिल्कुल। आप वो सब साइड करके आप वो चीज कह रहे हैं जो जरूरी नहीं है। बिल्कुल। बस इसलिए मैंने एक किताब पर काम किया और मुझे कम से कम 15 साल तो लग ही गए। 5 साल लोगों के साथ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे जब इस किताब का मैंने काम शुरू किया, चारों तरफ में घूमना शुरू किया, तो एक हाइप बना। और नतीजा ये हुआ कि हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बाकायदा दलित साहित्य अकादमी बना दी। बना दी। इसी साल फरवरी में दलित साहित्य अकादमी ने जोगेंद्र मंडल पर बाकायदा एक फोटो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। और मुझे अच्छा इस बात का लग रहा है कि किताब में जो काम लेट हुआ
इस किताब के आखिरी पन्नों में हाँ हाँ उस एग्जीबिशन के फोटोग्राफ्स हमने दिए फोटोग्राफ हैं। दिए हैं। तो ये एक ऑथेंटिक हो गई कि चीजें कैसे शुरू होती हैं और कैसे शेप में आती हैं। जी सर, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि भारत एक नए मोड़ पे था, यानी पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन होने वाला था। उस दरमियान की जो सिचुएशन पे है, यानी कि संविधान सभा भी आ गई उसमें और पार्टीशन की सिचुएशन, ये तो हो गया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये इतिहास को चेंज कर दे, जो इतिहास गढ़ा गया है उसमें वो इम्प्रूव करे, क्योंकि इतिहास की परंपरा तो होती है, वो उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, नई जानकारी मिली तो। हाँ। और सर एक और नैरेटिव सेट किया जाता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तान में गए थे, तो वो पाकिस्तान से लौटने के बाद लोग अब उन्हें देशद्रोही न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो वो आपको जो बताया जा रहा है और जो आपने खोजा उसमें क्या अंतर दिखता है? देखिए, फैक्ट्स क्या है? आपने एकदम सही जगह क्वेश्चन किया है। देखिए, देश का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। बिल्कुल। हमारे कलकत्ते में हमारी ऑफिस में जो फ्रेंड हमारा काम करता हाँ, है, सैटरडे को जब वो अपने गांव जाता है तो कहता है मैं अपने देश जा रहा हूं। ओके। तो देश का कॉन्सेप्ट बंगाली के लिए जो है वो उसका घर द्वार है। ओके। जहां उसका खेत है, हाँ। जहां उसका तालाब है, जहां वो रहता है। जोगेन मंडल की पूरी बायोग्राफी पढ़ते समय मुझको एक बात समझ में आई, उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, और मैं तो अपने देश में हूं, क्योंकि वो बांग्लादेश में थे। बिल्कुल। बांग्लादेश तो आज है ना, तो जहां जोगेश मंडल 12 साल के थे, वो 12 साल से यहाँ नहीं आए। उनका परिवार कलकत्ते ही में रहा, लेकिन वो 12 साल, उन्होंने कहा मैं अपना देश कहाँ छोड़ा भाई, मैं तो अपने देश में हूं, उसका नाम बदल गया तो मैं क्या करूं। बिल्कुल। देश तो उन्होंने तब छोड़ा जब उनको लगा कि अब जिन्ना के डेथ के बाद या उसके आसपास में अब वहां वो काम नहीं कर सकते। उनका देश निकाला, उसको कहिए। ओके। मैं इस बात को बहुत दिन भटकता रहा कि भाई ये इतना योग्य आदमी, ये कैसे लोग कह रहे हैं। तो ये समझ में आया कि देश का जो कॉन्सेप्ट है वो बंगाली के लिए ये है, जहां वो रहता है, जहां उसका घर है, इसलिए वो नहीं आए। और वो बोले कि मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। और उन्होंने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, वो अपने लोगों के साथ, अपने लोगों का मतलब 1-2 आदमी नहीं है, पूरा सोसाइटी, पूरा जो सोशल नेटवर्क था, जो उनके पुराने कानून के थे, जो वकालत करते थे, जहां वो सारी चीजें। इसीलिए ना आज इतने साल बाद जब बंगाल का एक बड़ा साहित्यकार उनकी बायोग्राफी लिख रहा है, 12 सालेर जोगेन मंडल, तो इसका मतलब क्या है कि बंगाली साइकी में ये है। और देश निकाला तो उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनको बांग्लादेश, पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। उस समय तो अनडिवाइडेड था, तो परिवार उनका कलकत्ते में ही रहा। मैं भी बहुत दिन तक इस कंफ्यूजन में था कि वो शायद परिवार भी उनका, जो कि उस समय ऐसा है जैसे महाराष्ट्र में कोई पैसा कमाता है तो बंबई चला जाता है। बिल्कुल। तो परिवार उनका कलकत्ते में रहा। बहुत दिन तक जगदीश जी से मेरी बात होते, मैं बात नहीं क्लियर नहीं हो पाई, तो बाद में परिवार उनका यही था। लेकिन वो इसलिए नहीं आए कि उनका सोशल सेटअप जो था, उनका देश वही था। इस बात को आज हमको समझ में आना चाहिए कि देश का मतलब ये था उनके लिए, इसलिए उन्होंने देश नहीं छोड़ा। देश छोड़ने का मतलब क्या है कि हमारा पूरा सर्किल हम छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। अब आप उसको पूर्वी पाकिस्तान बना देते हैं, बाद में वो बांग्लादेश बन जाता है, तो आपकी फर्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन थर्ड हो जाती है, थर्ड फोर्थ हो जाती है, फोर्थ फिफ्थ हो जाती है, तो नैरेटिव्स उस तरह सेट हो जाते हैं। यानी कि जो उनका जो क्षेत्र था कार्य करने का, जो क्षेत्र जी, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जिस क्षेत्र से चुने गए थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में गया बाद में पार्टीशन के समय। तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उनका तो कर्म भूमि वही थी, यानी वही थे। अरे लोगों ने उनसे बार बार पूछा। और मैंने जब उन पर लिटरेचर इकट्ठा शुरू किया, जो देवेश राय का उपन्यास है, देवेश राय का बड़ा मोटा उपन्यास है बांग्ला में। ओके। उसने बहुत बड़ा, मतलब 700 पेज का है वो। ओके। मैंने उसको पढ़ा तो रियलाइज हुआ कि यार ये क्या कर रहे हो लोग। उस आदमी ने भी बहुत मेहनत की है। उस किताब का नाम है 12 सालेर जोगेन मंडल। और देवेश राय बंगला के बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने क्या काम किया उसमें। तो ये जो चीजें समझ में जो आने वाली हैं वो ये हैं। और उन्होंने बाकायदा अपने लोग का मतलब जो है ना, हम अपने लोगों को छोड़ के कहाँ जाए। बिल्कुल। तो इसलिए वो वहीं रह गए। और जब उनका देश निकाला तो तब है जब वो वहां से वो इधर आ गए।
अकेले तो नहीं, मैंने बांग्लादेश गांव-गांव भ्रमण किया भाई साहब। ओके। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी भी बांग्लादेश में हैं और बहुत सारे लोग जो वहां से चले आए उनके घर फूट गए हैं। वो घर वैसे ही फूटे हुए पड़े हैं। ओके। जो बड़ी बिल्डिंगें रही होंगी वो भले ही दखल हो गई हों, लेकिन छोटे छोटे या जो आम आदमी के घर थे, वो मैं एक गांव में गया तो पता चला कि यहाँ जो लोग रहते थे वो लठैत थे। ओके। लेकिन दलित थे। तो दलित लठैत थे। ओके। तो परिवार नहीं आए, उनके परिवार के कुछ लोग वहीं थे। मैंने उनके यहाँ खाना खाया, रहा। मैं बांग्लादेश की बता रहा हूँ, आई वाज इन बांग्लादेश। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सही में ये मामला देश का ये। जी सर, मैं ये किताब पढ़ रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल का जो एक स्नेह है, जो एक दूसरे के प्रति जो मित्रत्व की भावना है, फ्रेंडशिप है, वो बहुत अच्छी टर्म्स दिखती है उन। क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में? नहीं, देखिए, एक चीज तो तय है कि अभी मैंने पहली बारी आपसे जो बात कही कि हो सकता है यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में आपको जातिवाद दिखता हो, चलते दिखता हो, बिहेव में दिखता हो, लेकिन जहां नहीं दिखता है वहां एक्सट्रीम होता है। वहां एक्सट्रीम है। ओके। एक्सट्रीम है। मैं आपको नकुल मलिक की कहानियां पढ़वाऊं, मतलब मैं तो गांव गांव घूमता हूं ना। बिल्कुल। और कल्याणी ठाकुर की कविताएं पढ़वाऊं मैं, तो आपको समझ में आएगा कि बंगाल में किस लेवल का जातिवाद है। और जातिवाद तो अपनी जगह है, मतलब आम आदमी, डिप्रेस्ड क्लास जिसको बोलते हैं, उसका जो दुख दर्द है, अगर आपको महसूस हो रहा है, संवेदनशीलता है, तो मुझ में भी है। मैं वही बात कहूंगा, जो रिलेशन चित्तरंजन दास का सुभाष चंद्र बोस के साथ जो प्रेम रहा है, उसी तरीके से जोगेंद्र मंडल, मैं इस किताब के लास्ट में लिखा हूं, आज इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो लास्ट में मैंने 2 लाइन लिखी है कि भाई जो जय भीम कर रहे हैं उनको इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि भाई एक आदमी जो महाराष्ट्र से जीत नहीं सकता, संविधान सभा का सदस्य नहीं बन सकता, जिनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र, और अगर उसमें नहीं होते तो बाद में वो संविधान सभा में जो संविधान की जो भागीदारी है वो नहीं निभा पाते। तो उसका जो बेस है वो जोगेंद्र मंडल का है। ओके। और इसी से आप समझ सकते हैं कि उस समय हवाई जहाज नहीं चलते थे, ट्रेन आती थी, किस तरीके से यहाँ से वो ले जाए गए होंगे। और इसमें तो सारी चिट्ठियां हैं, सोर्सेज हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो रेशम बाग में बुक फेयर लगा हुआ है नागपुर में, आप उसमें आइए, 45 नंबर में ये किताब है, उसे देखिए। मैं खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपने सही समय पर मुझे भी आवाज़ दी है। रियली इस हिस्ट्री को, इस पीरियड की हिस्ट्री को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं बदलेंगे आप तो कोई दूसरे नैरेटिव आ जाएंगे, और ये भी आ जाएंगे कि जो आप जिस तरफ से आप इशारा कर रहे थे, कल को लोग ये कह देंगे कि साहब कह ही रहे हैं बिल्कुल कि जो है अम्बेडकर साहब को तो मुस्लिम लीग ने जिताया था। मैं उसी सवाल पे आया था सर। ओके, तो फैक्ट्स क्या है सर? मैंने काफी ऑथर्स की किताबें, पहले तो ये नैरेटिव तो धनंजय कीर ने जो बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफी लिखी है उसमें से वो सेट किया गया नैरेटिव है। हो सकता है उनके पास रेफरेंस नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए तो उन्होंने मुस्लिम लीग का वहां पे मेंशन किया है। उसी किताब को बतौर रेफरेंस इस्तेमाल करके काफी बड़े नामचीन ऑथर्स यही लिख रहे हैं कि मुस्लिम लीग। तो फैक्ट्स क्या है सर? आपने तो बताया कि ये जोगेंद्रनाथ मंडल, लेकिन अगर आप वो थोड़ा किस्सा अगर हमारे दर्शकों को बता दे, वो तो दर्शक तो पढ़ेंगे ही किताब। नहीं, किताब पढ़ेंगे। मैं देखिए, ऐसा है कि एक नाम मैं लेता हूं, उसको नाम लेने से आप पूरी हिंदुस्तान की पूरी दलित पॉलिटिक्स आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। 1946 में जो सरकार बनती है, उसमें कांग्रेस जगजीवन राम को लेती है। बिल्कुल। और जगजीवन राम की भागीदारी डिप्रेस्ड क्लास के साथ किस तरह की रही है, वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि वो कांग्रेस के, मेरे लिए और कुछ बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस समय
कभी उन्होंने अलीगढ़ में सम्मेलन किया, कभी उन्होंने नागपुर में किया। तो ये DSP 4 बाद में आई, ये जो इनकी जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं वो ये हैं, मुस्लिम लीग नहीं है। बिल्कुल। कोई अगर योग्य आदमी मुस्लिम लीग उसको अप्रोच करती है कि आप हमारे कानून मंत्री बन जाओ, या जहां से इनको जिताया गया है वो सीट किसी कांग्रेसी के खिलाफ थी, मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं थी। तो इस नैरेटिव से इसलिए बचा जा सकता है कि उस समय आज की जो दलित पार्टियां हैं, इनकी 4 फादर्स जो पार्टियां थी, याद कर ले कि कौन कौन लोग थे। उन सारे लोगों ने बाबा साहब को ये कह के कि हमारी आवाज वहां जाए। और मैं आपको एक चीज और जोड़ता हूं जो मैंने अपने काम करने के क्रम में इकट्ठी की है, कि आजादी, जब देश आजाद हो गया तो उनकी सीट भी चली गई संविधान सभा। बिल्कुल। कुछ लोग मिल के इंग्लैंड गए, कन्विंस किए, तब उनकी सीट बची। बिल्कुल। इस बात को जो रिसर्चर्स हैं बताएं लोगों को। बिल्कुल। नहीं तो आजादी की वो उधर चले गए, वो डिप्रेस क्लास हो गया, सीट करिए, सब खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। और जो शुरू हुआ है आज की तारीख में, जगह जगह संविधान के जनक अंबेडकर साहब बोले जाते हैं। अंबेडकर साहब ने काम भी किया है, लेकिन उसकी जो बीज है उस पर भी बात होनी चाहिए। ये किताब सिर्फ इसलिए मैंने लिखी है। That's all. ओके सर, अब तो ये किताब तो पाठकों तक पहुंचेगी, एक चर्चा भी शुरू होगी, एकेडमिक लेवल पे एक चर्चा भी शुरू होगी, और इतिहास को एक नया मोड़, जो हम जिसको बोलते हैं कि अदृश्य जो एक पृष्ठ होता है, इतिहास का अदृश्य पन्ना होता है, वो आपने सामने ला दिया। तो सर अब मुझे ये सवाल पूछना था कि ये तो आपने हिंदी में ला दी है, क्या इसको अंग्रेजी में भी आप लाना चाहते हैं? देखिए, मैं इस प्रकाशन के हिसाब से बोलता हूँ। मेरे इन कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने जब बड़े पब्लिशर से बात की, दे रिफ्यूज्ड। ओके। बोले आप पैसा भी लगाएं और ये कंट्रोवर्शियल हो, आपने इकट्ठा किया, भैया हम इतना नहीं जानते हैं, हमें पैसा दीजिए तो भी अब छाप देंगे, आप समझो। हमने कहा कि नहीं, हम इस किताब को खुद छापें। तो हमने फिर अपने पब्लिकेशन से, सदीनामा प्रकाशन से इसे छापा। आप इस किताब की आश्चर्यजनक बात देखेंगे, इस किताब का जो सेकंड पेज होता है जहाँ लिखा जाता है किसने है, किसका कॉपीराइट है, इवन जिसने मुझे फोटो दिए हैं मैंने उसका नाम, फोन नंबर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी। जिसने इसकी प्रूफ रीडिंग की है मैंने उसका नाम दिया है, फोन नंबर दिया है। बिल्कुल। जिन्होंने उनका DTP किया है, जिसका DTP किया है मैंने उसका भी दिया है। बिल्कुल। ये सारे लोगों ने अपनी मेहनत मुझे गिफ्ट दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब को हम अंग्रेजी में जरूर लाना चाहेंगे। बंगला में लाते समय हमें बहुत दिक्कतें हुई। दिक्कतें ये हुई कि उस किताब की जो भाषा थी उसमें कई शब्द यहाँ हैं नहीं। ओके। वो लोकल डायलेक्ट में वो बांग्लादेश के। ओके। तो कई जगह कंफ्यूज हुआ, कई जगह इनके नाती से मेरा कंफ्यूजन हुआ कि ये शब्द नहीं होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। मैंने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की। ओके। क्योंकि मैं चाहता था कि आपने जिधर उंगली रखी है कि इन सारी चीजों को देश के लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, हम इसे अंग्रेजी में भी छापेंगे, हम इसे मराठी में भी छापना चाहेंगे। हमें तो सिर्फ ये है कि भाई इनके बारे में, इनके एक्चुअल काम के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक लाइन खींच देने से दो देश 24 घंटा में नहीं बनते। बिल्कुल बनते हैं इसी तरह जब हजारों लोग मारे जाते हैं। उसकी एक प्रोसेस भी होती है भाई। आप किसी की जमीन का शिफ्टिंग कराते हैं तो आपको 6 महीने लगते हैं। आप कहते हैं कि रातों रात कर दो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। उसमें कितने नुकसान हमने वो नुकसान झेले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो झेले हैं, तो झेलने के क्रम में लोगों के जो त्याग बलिदान थे वो हवा हो गए। ओके। वो इसमें आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी संविधान सभा के को याद करे तो जय भीम बोले, कम से कम उसे ये जानकारी जरूर हो कि ये बीज कहाँ से आया है और किन लोगों की कंट्रीब्यूशन है। कोई रातों रात चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। बिल्कुल। मैंने बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कांसी राम जी को
4-4 मुट्ठी चावल इकट्ठे करते हुए बंगाल में देखा है, मैं खुद भी था। उसके बाद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में मैं नहीं जाना चाहता, बट लोगों का त्याग है, बिल्कुल बलिदान है, ये चीज़ है। और यही त्याग और बलिदान की दास्तां बयां करने वाली ये जो किताब है महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल पे लिखी गई, ये आप अवश्य पढ़िए। दर्शकों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये इतिहास है जो आज तक पता नहीं है लोगों को, एकेडमिशियन को तक पता नहीं है। आप तो सामान्य दर्शक है, आप तो लिखने वालों का लिखा पढ़ते हैं और अपने मत बनाते हैं, अपनी राय तैयार करते हैं। तो ये सदीनामा प्रकाशन से ये किताब आई है, नई किताब है, हर जगह पे पहुंचनी चाहिए। और ये एक हिस्टोरिकल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसे हम प्राइमरी सोर्स भी कहते हैं। इतिहास के छात्र हो, पत्रकार हो, सामान्य पाठक हो, सामान्य दर्शक हो, इन्होंने ये सब किताब पढ़नी चाहिए। सर, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर? आपका संदेश हमारे दर्शक। देखिए, 1946 और 2025 के बीच में हर क्लास में एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़ा है। बिल्कुल। उसी हिसाब से गलत सलत चीज़ें भी गई हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि सच तक पहुँचिए। बिल्कुल। और सच आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिलता है। आज की तारीख में हमारे पास जो सच के साधन हैं और 46 में जो रहेंगे चिट्ठियाँ थी, उन तक पहुँचिए। और वो सारी पहले से अब मौजूद हैं, फ़ोटो खींच के 3 सेकंड में आप तक पहुँचती है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि इस किताब की तरह से जो दूसरे मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो दर्शकों आप ये किताब अवश्य पढ़िए। नीचे उनका सर का नंबर भी दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करके सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। किताब कैसे प्राप्त होगी, कहाँ मिलेगी, ऐसी सारी जानकारी आप नीचे दिए गए उनके नंबर पे बात कीजिए उनसे और उनसे उसकी जानकारी आप लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, आप देखते रहिए यूसेन।